तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो 2009 में पूछा गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इस वजह से ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो पहले तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दैट इज -ax प्लस b प्लस सी वाई प्लस b प्लस सी जेड इज इक्वल टू बी माइनस सी। कॉन्स्टेंट टर्म अगर जीरो होता तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाती। अब यहां पे आएगा c प्लस ए एक्स एंड देन माइनस बी वाई प्लस सी प्लस ए जेड इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, नाउ दिस इज a प्लस बी एक्स। अब y का कोफिशिएंट देख लेते हैं, a प्लस बी वाई है और z का कोफिशिएंट माइनस सी जेड इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ये तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं। नॉन होमोजीनियस में थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होता है। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते हैं, अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसको डिटेल में डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स में कवर करा हुआ है। एंड इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उस केस में हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी निकालते हैं। डेल्टा वाई डेल्टा जेड, अगर ये सारे जीरो आ गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर सारे जीरो नहीं आए, नॉट ऑल जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, नॉट ऑल जीरोस, तो यहां पे आ जाता है नो सॉल्यूशन। तो तीन ही केस बनते हैं, तीन ही आंसर बनते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, या नो सोल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ये चौथा आंसर इररिलेवेंट होता है, 2 3 4 सोल्यूशन उसमें कभी नहीं आते। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालना। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट में एक्स के सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी, देन वाई के सारे कोफिशिएंट बी प्लस सी, then minus b, then a plus b, then z के सारे कोफिशिएंट b प्लस सी, c प्लस a, माइनस सी। और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या डेल्टा जीरो नहीं आएगा, तब तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर डेल्टा जीरो आ गया तो लेंथ क्वेश्चन की बढ़ जाएगी। उस केस में हमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे काफ़ी हद तक ये कोफिशिएंट सिमेट्रिकल नज़र आ रहे हैं टर्म्स, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं यहाँ पे। तो उससे देखते हैं क्या आता है। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इसमें भी ऐड करो, ये भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। और डिटर्मिनेंट का यही सॉल्विंग का तरीका होता है कि कुछ कॉमन एलिमेंट बन जाए, जिसको R1 से अब हम ये कॉमन ले सकते हैं। नाउ c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन। ये c प्लस ए आएगा,
दिस इज माइनस बी, ये भी सी प्लस ए, ये ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी, और ये माइनस सी। ठीक है, अब इसके बाद C1 चेंज टू, दो जीरो बना लेते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 कर दो, तो A प्लस बी प्लस सी जो कि दे रखा है जीरो नहीं है, इसको से सबट्रैक्ट करेंगे जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये जीरो आ जाएगा, दो जीरो आ गए, इसी के अलोंग इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, A प्लस बी, दिस इज वन, दिस इज C प्लस ए, दिस इज माइनस सी। अब हम C1 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो चाहो तो, या सीधे सीधे, बहुत स्टेप्स नहीं बढ़ाने होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसके अलोंग ही एक्सपैंड होगा सिर्फ, बाकी दोनों तो जीरो हैं। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी आएगा माइनस टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, बीच का एलिमेंट है तो विथ माइनस साइन आएगा, और क्या बचेगा, इसको हाइड कर लोगे, इसको हाइड कर लोगे, तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो फाइनली जब तुम दो माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, और ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो इट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा जीरो नहीं है इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ लो, अगर ये क्वेश्चन डेल्टा जीरो आता तो फिर काफी लेंदी हो जाता, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा निकालने में ही इतना टाइम लग गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तीन डिटर्मिनेंट निकालने में बहुत टाइम लगने वाला था। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर फ्रेम करा जा रहा है तो फिर डेल्टा जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है x1 x2 x3 में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एक बार निकाला जा सकता है, क्योंकि नंबर्स में है, नंबर्स में सॉल्व करना आसान होता है। तो दिस इज 3 7 1, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट लिखते जाते हैं, 1 2 1 2 3 4। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें और लेंथी होता जाता है। तो ये बनेगा 8 माइनस 3, फिर माइनस 7, ये वाला एलिमेंट पता होगा विथ माइनस साइन आता है, इसको हाइड कर लें और इसको हाइड कर लें तो बचा 4 माइनस 2, फिर प्लस 1, इसको हाइड करें इसको हाइड करें तो ये बचा 3 माइनस 4, ये आ रहा है 15 5, मतलब 15 हो जाएगा ये आ रहा है 2 माइनस 14, ये आ रहा है माइनस 1, तो डेल्टा जीरो आ गया। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो डेल्टा जीरो आ सकता है, क्योंकि इस केस में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालना रिलेटिवली आसान होता है। अब देखो डेल्टा एक्स कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एक्स निकालने का तरीका होता है, जो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स के कोफिशिएंट छोड़ के कांस्टेंट सारे लिख डालें, 2 3 13, फिर इट इज 2 3 13, ठीक है, और बाकी सारे ऐसे ही लिख दो, 2 3 1 1 4। अब इसको भी R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको हाइड कर लिया इसको हाइड कर लिया, 8 माइनस 3 माइनस 7, इसको हाइड कर लिया इसको हाइड कर लिया, 12 माइनस 13, फिर प्लस 1, इसको हाइड कर लिया इसको हाइड कर लिया, 9 माइनस 26, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या आता है, ये आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस 7 हो जाएगा, 26 से तुम सब्ट्रैक्ट करो 9 तो माइनस 17, ये भी जीरो आ गया, तो डेल्टा एक्स भी जीरो आ गया। अगर डेल्टा एक्स जीरो नहीं आता तो नो सोल्यूशन हो जाता। अब हमें डेल्टा वाई भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा वाई में क्या करते हैं, जो बीच वाले कॉलम के एलिमेंट हैं वो छोड़ दो, 7 2 3 छोड़ दो,
फर्स्ट कॉलम यही चलेगा 3 1 2। सेकेंड कॉलम की जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और थर्ड कॉलम में फिर से वही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इक्वेशन में लिखे होंगे। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज 3 टाइम्स, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 12 माइनस 13, फिर -2 टाइम्स R1 के अलॉन्ग स्पैन कर रहे हैं, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 13 माइनस 6, तो दिस इज इक्वल टू -3, यह आएगा -4, और इधर इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा +7, तो ये भी जीरो आ गया। डेल्टा वाई भी जीरो आ गया, तो हमें डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा। डेल्टा जेड के लिए क्या करें? डेल्टा जेड के लिए एक्स और वाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एज इट इज लिख लो, 3 1 2 7 2 3 जैसा लिखा हुआ है, और थर्ड कॉलम में जो जेड रिप्रेजेंट करता था पहले, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म लिख लो। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं R1 के अलॉन्ग, 3 टाइम्स 26 माइनस 9, फिर -7 टाइम्स, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 13 माइनस 6, +2 टाइम्स, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 3 माइनस 4, तो 26 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 17, -7 इंटू, यहां से आ जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा, ये -1 आ रहा है, -2, ये हो जाएगा तुम्हारा 51, ये भी 51 आ जाएगा, 49 और 2, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो आ गया। तो अगर डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारे जीरो आ रहे हैं तो उस केस में होता है इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो फिर इतना आसान नहीं बनाते कि डेल्टा ही जीरो कर दें, वो तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो उस केस में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालना पड़ सकता है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे कि यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालना पड़े, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा के बारे में पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 आता है। ये होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां पे 0 है। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है ओमेगा एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सबसे पहले कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, वो जो कि क्लियरली तुम्हें 0 दिख रहा है, फिर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन 1, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, तो पहला कॉलम पूरी तरह से बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि 0 बन जाएगा। ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, और एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगी। और ध्यान सुन लो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी, इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है 0 0 0, दैट इज 0 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0,
और यही इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। पहले भी डेल्टा जीरो नहीं पे यूनिक सोल्यूशन आ रहा था, अभी भी डेल्टा जीरो नहीं पे यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर डेल्टा जीरो हो गया तो इस केस में चूंकि कांस्टेंट टर्म 0 0 0 है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे ही अपने आप ही जीरो आएंगे, और सारे जीरो हैं, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, जिनको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो इस केस में डेल्टा जीरो आ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। निमसेट 2012 का क्वेश्चन है, यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं, मोर देन वन सोल्यूशन ऐसा होता नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब पजेस सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट पजेस सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट एंड हैज मोर देन वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन भी गलत है। इस केस में कंसिस्टेंट, इस ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है और एक से ज्यादा सोल्यूशन आ रहा है। बी ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है और एक से ज्यादा आ रहा है। एक से ज्यादा आ रहा है मतलब इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। कई बुक्स में इसको डी भी टिक करा है, लेकिन अगर बी प्रेजेंट है तो फिर उस केस में हम डी नहीं टिक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन। अभी देखा था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब डेल्टा जीरो होता है, होमोजीनियस सिस्टम है ये, कांस्टेंट जीरो है नहीं। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो वो इक्वेशन से ही निकलेगी, डेल्टा जीरो ही करना पड़ेगा। अगर तुम डेल्टा जीरो नहीं करोगे तो कोई वैल्यू आनी भी नहीं है। तो ये भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं और इससे हम डेल्टा जीरो कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 3k -2, देन 1k 3, देन 2 3 -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स, सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो, ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं। 3 टाइम्स -4k -9, R1 के अलॉन्ग ही एक्सपैंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा -k, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, -4 -6, फिर -2, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, तो 3 -2k इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा -12k 27 +10k हो जाएगा ये, ठीक है। -6 आ जाएगा और +4k आ जाएगा। तो k के कोफिशिएंट एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 14 -12, दैट इज ट्वाइस के। इसमें इसको ऐड करोगे 33 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 33/2 आएगी। तब दिस सिस्टम पजेस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन। और ये चीज हम बता चुके हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, जहां पे सारे कांस्टेंट टर्म जीरो होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 में आया और बाय द वे यहाँ पे प्लस साइन है, ये गलत था, यहाँ प्लस साइन होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो देखो 1 + ओमेगा, इसकी जगह तुम -ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा रख दो। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 रख दो, तो डेल्टा आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा -1
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जितने भी कॉमन ले सकते हैं हम ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से -1 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से माइनस ओमेगा, थर्ड कॉलम से माइनस ओमेगा कॉमन आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा, सॉरी दिस इज 1, ये पहला एलिमेंट ओमेगा लिखा हुआ है, तो माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, तो 1 ओमेगा ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब चाहो तो सीधे सीधे भी एक्सपैंड कर सकते हो, या सीधे सीधे ही एक्सपैंड कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर, पहला एलिमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा ये, R1 के अलॉन्ग स्पैन कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट माइनस ओमेगा हो जाएगा, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर 1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, तो ओमेगा -1। तो देखते हैं क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ रहा है, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। ठीक है, तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, -1 -1 -1 -3 हो गया, तो दिस इज -3 ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इट्स आंसर इज डी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है 2015 का। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो साइन पाई क्या हो जाएगा, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी आ जाएगा पाई माइनस सी, सॉरी कॉस a प्लस बी निकालना चाहते हैं, कॉस a प्लस बी, कॉस पाई माइनस सी मतलब माइनस कॉस सी। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट फिर से हम लिख लेते हैं। साइन पाई होता है 0, साइन बी कॉस सी, देन माइनस साइन बी 0 tan ए। तो खास बात क्या दिख रही है यहाँ पे, एक चीज कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, माइनस tan है और ये भी माइनस कॉस सी आ गया। तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर है इसका, कितना ऑर्डर है, 3। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 3 होता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो सिंपल क्वेश्चन था ये काफी, 2015 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी इसके रूट्स दे रखे हैं, तो अगर एबीसी इसके रूट्स दे रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम, जो तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में शायद पढ़ी हो, वीटास थ्योरम, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, ए बी सी इसके रूट्स हैं, आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट विल बी 3। अब दो दो के पेयर्स ले लेते हैं,
ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज प्लस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, माइनस आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज -7। अब वैसे तो एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट होता है 2bc। इस तरह के स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट पता होने चाहिए हमें। डिटर्मिनेंट के लेक्चर में देख सकते हो जिस तरह से बताया है हमने, कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट है। टू ए सी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2ab माइनस सी स्क्वायर। ये बेसिकली दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। पहला डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी, और ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पे आते जाते हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी इनटू। अब नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी, देन सी ए बी। ये सब चीजें पहले से पता होंगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको तुम मैच कर सकते हो। ये पहला एलिमेंट होता है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी, तो 2bc माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इससे माइनस साइन एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, R2 चेंज टू R3, तो एक माइनस साइन और बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज बिकम ABC, और दूसरा डिटर्मिनेंट भी सेम डिटर्मिनेंट बन जाएगा BCA एंड CAB का होल स्क्वायर, एंड वी शुड नो इट्स वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां से आएगी तुम्हारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का होल स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आता है का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पे इन टर्म्स को अगर हम देखें तो हम यहां से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अगर इसको लिखना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तुम लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c करोगे तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा, माइनस 3 टाइम्स। अब यहां पे सारी वैल्यू उठा के रख दो, a प्लस बी प्लस सी 3 है, ए बी बी सी सी ए 3 है, ए बी सी माइनस 7 है, a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये 3 ए बी बी सी सी ए ये भी 3 है, ये भी 9 हो गया। तो फाइनली इट्स आंसर इज 0। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इट्स आंसर इज फाइनली डी विच इज 0। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 2019 का क्वेश्चन अलग से पूरे पेपर में डिस्कस करा हुआ है। 2019 में भी डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन निमसेट में डिफरेंट ईयर में डिटर्मिनेंट से पूछे गए।